नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निकुल पार्ट 29 में। आज की इस वीडियो में हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। आप में से तमाम लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर इस शिक्षा नीति के बारे में एक वीडियो बनाइए और साथ ही साथ ये समझाइए ये 5+3+3+4 ये क्या है, 10+2 को इस तरीके से कैसे कर दिया गया है, 8वीं 9वीं 10वीं जो 12वीं की कक्षाएं हैं इनमें सेमेस्टर का क्या सिस्टम है, ग्रेजुएशन 4 साल का, डिग्री डिप्लोमा, क्या बहुत सारी द्वंद्व बने हुए हैं। इन सब चीज़ों को बड़े ही सरल भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूं और साथ ही साथ बताता हूं इस नीति से जो आपके परीक्षा में करंट अफेयर सेक्शन में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। एक एक करके सारी बातों को समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही सहज भाषा में और सरल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो को देखना आवश्यक एज ए स्टूडेंट भी बहुत जरूरी है और एक भारत के नागरिक होने के कारण भी हमें अपनी इस शिक्षा नीति के ऊपर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एक आप आम नागरिक हो, आप इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए शिक्षा नीति की तो इसमें जो संशोधन या बदलाव देखे जाए तो सबसे पहले बदलाव आपका 1968 में हुआ और उसके बाद आपकी नई शिक्षा नीति 1986 हुआ। अब 1986 के बाद संशोधन उसी नीति में थोड़ा बहुत संशोधन 1992 में हुआ था। उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था तो इसलिए उसका नाम उस सन पे नहीं रखा गया, 1986 का ही कहा जाता है। बस संशोधन आपको ध्यान रखना है कि 1992 में एक बार संशोधन हुआ था और फिर उसके बाद 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा नीति 2020 आई है। अब बात की जाए अगर इसके थोड़े से समिति के बारे में तो जून 2017 में के कस्तूरी रंगन समिति की आपका गठन हुआ था और के कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष रहे हैं। के कस्तूरी रंजन के बारे में एक बात ये और जान लीजिए कि ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अब ये रिपोर्ट जो है उन्होंने सौंपी थी आपके मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को। उसके बाद अब आज का समय है, अब जुलाई 2020 चल रहा है, तकरीबन एक साल से ज़्यादा का समय लगा इस नीति को कैबिनेट के द्वारा पास करने में। अब देखिए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इस नीति की इस बात को कहा गया है, ठीक है, इस नीति में इस बात को बताया गया है, इस बात को कहा गया है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि ये जो 10+2 है, जो पहले 10+2 होता था उसको 5+3+4 ये क्या कर दिया गया। देखिए, अगर आप बात को ध्यान समझें तो पहले 10+2 का मतलब होता था कि कक्षा 10 तक, 1 से लेकर 10 तक पढ़ो और +2 का मतलब 11वीं 12वीं 2 साल और, तो 10 2 12 साल, कुल 12 साल आपका अध्ययन होता था। आप 12 साल पढ़ते थे, वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत। ये जो आपकी पढ़ाई चलती थी राज्य सरकार, आप इसको स्टेट बोर्ड के नाम से कहते थे कि आप यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, एमपी बोर्ड, ठीक है, तो ये आपका 12 साल पढ़ाई चलता था, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इसको अगर देखें तो 5 3 8 3 11 और 4 15 साल हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले 12 साल पढ़ते थे हम लोग 12वीं पास करने में, अब 15 साल पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, इसके फैक्ट को समझते हैं, तथ्य को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो पहले शिक्षा का शुरुआत होता था वो 6 वर्ष से शुरू होता था। आप लोग को पता होगा 6 से 14 वर्ष के किसी भी एक नागरिक के लिए जो प्राथमिक शिक्षा, और ये 6 से 14 वर्ष के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य भी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहले शिक्षा शुरुआत होता था वो 6 वर्ष से शुरू होता था, लेकिन अब जो शिक्षा की शुरुआत होगी उसी को बढ़ा दिया गया है। अब वो 6 वर्ष न शुरू होकर 3 वर्ष से ही शुरू हो जाएगी। इसके बाद को, इसके मतलब को समझते हैं कि ये ऐसा क्यों किया गया। देखिए, पहली बात तो ये समझिए आप कि इसमें आपका साल का कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है, जो पहले 10+2 वाला सिस्टम था उसमें पढ़ाई शुरू करने का जो उम्र आपको बताया गया कब से शुरू होता था, 6 वर्ष से शुरू माना जाता था। तो 6 वर्ष से शुरू और 12 आप साल ये पढ़ोगे तो 12 6 18 साल का ये हो जाता था एस्टिमेट। अब इसमें क्या है कि 3 वर्ष से शुरू होगा और 15 साल पढ़ोगे तो 15 और 3 18 साल ये भी आपका हो जाएगा। तो आप ले दे के 18 साल में 12 यहाँ भी पास हो रहे और 18 साल में 12वीं यहाँ भी पास करोगे। तो इसमें इस चीज़ का तो कोई अंतर खास नहीं है, लेकिन देखिए मुख्य जो अंतर है उसको समझते हैं। मुख्य अंतर ये है कि आप अगर स्टूडेंट, एक आप बालक की बात समझिए, कोई एक लड़का है, कोई एक बच्चा है, ठीक है, तो जो शुरुआती उसका दौर होता है, शुरू के 6 साल आप समझिए, तो उसका जो मन होता है वो खेल कूद में ज़्यादा लगा होता है, खेलने कूदने में हमेशा मन लगा होता है। तो अगर उस समय स्कूल उसको भेजा जाता है तो उसको स्कूल के प्रति एक आपका डर और भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि स्कूल में जाएंगे तो खेल नहीं पाएंगे। तो उसको एक तरीके से परिवर्तित किया गया है और ये किया गया कि 3 वर्ष से ही बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो जाएगी आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल के रूप में।
आप जिसको आप प्ले स्कूल के रूप में भी जानते हो, कई जगह पे एडवांस रूप में ये चलता भी है, ठीक है। तो आपका 3 वर्ष शुरू हो जाएगा, तो पहले 3 वर्ष जब ये शुरू होगा ना, तो 3 से आपका पहले 3 साल तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, बच्चे सिर्फ स्कूल में जाके खेलेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो स्कूल जाने और स्कूल में स्ट्रिक्टनेस का जो भय है वह कम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आपका क्या करेंगे, 3 वर्ष शुरुआत हो जाएगा तो 3 वर्ष स्कूल में सिर्फ जाके खेलेंगे, ठीक है। तो इससे ये कारण, एक मुद्दा ये है कि आप इससे जो बच्चों का लगाव है स्कूल के प्रति वह बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए ये चीज़ किया गया। अब इसको समझते हैं कि ये 5+3+3+4, मैंने पहले आपको क्या समझाया कि पहले आपका 6 वर्ष शुरू होता था, अब 3 वर्ष शुरू होगा, 3 वर्ष, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए 5+3+3+4 क्या है, इसमें पहला 5 लीजिए, ये पहला 5 साल देखिए, ये पहला 5 साल आपका फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाएगा। इस 5 साल में कोई परीक्षा नहीं होगी, स्टूडेंट की, कोई बच्चे की कोई परीक्षा नहीं होगी। इस 5 साल में 3 साल आपका खेल कूद, बच्चा स्कूल जाएगा और सिर्फ खेलेगा, और टीचर को भी उसी हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो जैसे आपके गार्जियन के प्रति, जैसे गार्जियन आपका एक बच्चे के प्रति रहता है, आप टीचर भी उसी प्रति रहेगा और उसको खेलने में मदद करेगा, खेल के मतलब खेल में चीज़ों को सिखाएगा, ठीक है। तो इन 5 साल जो आपका फाउंडेशन स्टेज है, पहला 5 साल का है और उसमें 3 साल खेलेंगे और 2 साल में कक्षा 1 और कक्षा 2 ये पढ़ेंगे, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। लेकिन इसकी परीक्षा नहीं होगी, इससे परीक्षा नहीं है, परीक्षा का कोई भय नहीं है। फिर जो आपका 3 है, अगला 3 साल, तो ये 3 साल आपका प्रिपरेटरी स्टेज जाना जाएगा, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज है। इस स्टेज में परीक्षा होगी और आपके कक्षा 3, 4, 5 इसमें पढ़ेगा बच्चा इसमें 3, 4, 5 पढ़ेगा। इसमें बच्चे को क्रियाकलाप और पढ़ाई साथ साथ सिखाई जाएगी, ठीक है। और क्रियाकलाप का मतलब करके सीखने की जो ललक होती है, जो तमाम चीज़ें होती है, उसको सिखाया जाता है। उसके बाद भाषा आपका इसमें पढ़ना होगा, जैसे मातृभाषा और एक कोई राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे राष्ट्रीय भाषा है उसको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगर अगले 3 की बात की जाए तो इस 3 साल में कक्षा 6, 7, 8 बच्चा पढ़ेगा। इसमें कंप्यूटर कोडिंग की बात करें तो आजकल आप देखते हो कि हर चीज़ में कोडिंग, एप्लीकेशन बनाना है कोडिंग, वेबसाइट बनाना है कोडिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से कोडिंग शुरू हो जाएगी, मतलब ये कि कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे तौर पे देना शुरू हो जाएगा 6, 7, 8 में ही। फिर अगली बात वोकेशनल तकनीकी, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वोकेशनल तकनीक का मतलब है जब स्टूडेंट या बच्चा आपका 6, 7, 8 में है तो आपको कोई एक नई टेक्नोलॉजी, कोई एक नई तरीका के तकनीकी सिखाई जाएगी आपके रुचि के आधार पे, बच्चे के रुचि के आधार पे। जैसे किसी बच्चों को रुचि है कि वो कोई मैकेनिक वाला काम करना चाहता है, ठीक है सॉरी, या किसी को रुचि है कि वो बढ़ई वाला काम करना चाहता है, ठीक है। जो भी एक तकनीकी तौर पे आप एक तरीके से कह सकते हो, तो वो तकनीकी सिखाई जाएगी। साथ ही साथ एक कंपलसरी रहेगा कि एक भारतीय भाषा आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप पाली पढ़िए, चाहे संस्कृत पढ़िए, चाहे आप कोई भी एक आपका हिंदी पढ़िए, लेकिन एक भारतीय भाषा पढ़नी पड़ेगी। और आपका जो गणित विज्ञान कला जैसे चलती है वो तो चलेगा ही कक्षा 6, 7, 8 में। अब उसके बाद जो आपका ये +4 साल आता है, ये 4 साल इसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, 9, 10, 11, 12 4 साल ये बच्चा पढ़ेगा, 9 से लेकर 12वीं तक। लेकिन अब पहले और अब में अंतर क्या है, सबसे अच्छा अंतर जो है कि अब आपका पहले तो एक तो ये अंतर है कि सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी, जो परीक्षाएं होंगी ये जो आपके 9 से लेकर 12 तक का पूरा कोर्स होगा, ये सेमेस्टर वाइज डिसाइड होगा। आपकी 6-6 महीने में परीक्षाएं होंगी। 6-6 महीने में परीक्षाएं होने से एक तो फायदा ये होता है कि बच्चा 2 बार उस रिदम से, उस मेहनत से पढ़ेगा कि भाई परीक्षा है, ठीक है। आप ऐसे कहोगे सर पहले भी अर्धवार्षिक होता था, हाँ बिल्कुल होता था, लेकिन 10वीं में तो अर्धवार्षिक का कोई रोल नहीं होता था ना बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। तो आपके 6-6 महीने सेमेस्टर वाइज होगा, तो 2-2 बार और हमेशा रिदम में स्टूडेंट बना रहेगा और मेहनत से पढ़ने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ आपका इसमें कोई स्ट्रीम नहीं है, ये सबसे खास बात आ गई यहाँ पे। ये सबसे खास बात समझने वाली है, 4 साल सेकेंडरी स्टेज में नो स्ट्रीम, मतलब बायो, कॉमर्स, साइंस, ये सब का कोई झमेला नहीं है, कोई झमोला नहीं है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। जैसे अगर आप 12वीं में, जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो जब 10वीं पास करके 12वीं में जाते थे तो कोई बायो सेक्शन में जाएगा, कोई कॉमर्स लेगा या कोई आर्ट लेगा। लेकिन अब अगर आप चाहें तो किसी को जैसे विज्ञान वाले सेक्शन से इतिहास, आप ये समझिए विज्ञान वाले सेक्शन से अगर उसको गणित और भौतिक विज्ञान लेना है और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ सकता है। मतलब कोई भी खिचड़ी मिला के कोई जो सब्जेक्ट उसको स्टूडेंट को अच्छा लगे, चाहे वो टेक्निकल और टेक्निकल नॉन टेक्निकल, मतलब साइंस बैकग्राउंड का हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड का हो, वो सब पढ़ सकता है। ये सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात रही, ठीक है।
अगला है कि मल्टीपल सब्जेक्ट वही मतलब आप तमाम सब्जेक्ट को मिला के कोई सा भी जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अगला इसमें लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपको समझ परख पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप चीज़ों को एनालिसिस करना सीखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि अगर कोई एक राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है, अगर वो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय न होता तो क्या होता, या उससे पहले हो जाता तो क्या होता। मतलब एक ढर्रे वाली पढ़ाई नहीं, उसमें कुछ सोच, आप नई सोच, संरचनात्मक पढ़ाई की बात होगी। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखना है, और साथ ही साथ एक विदेशी भाषा पढ़नी पड़ेगी आपको। कब? कक्षा 9, 10, 11, 12 में एक विदेशी भाषा पढ़नी पड़ेगी। अभी तो हाल फिलहाल में जब ये नीति जारी हुई तो अभी चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसलिए चाइना की जो मंदारिन भाषा है इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आगे चल के हो सकता है कर लिया जाना चाहिए जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अगर हम चाइना की भाषा को सीखे रहेंगे तो चाइना में भी हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं निवेश कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, या फिर वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट अच्छा कर सकते हैं। तो वो जानना चाहिए, हालांकि वो सरकार के ऊपर है, वो सरकार उस पक्ष को देखेगी। तो ये रहा आपका 5 + 3 + 3 + 4। तो ये शुरू के, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, शुरू के 5 साल आपका, 3 साल आपका बच्चा खेलेगा, 2 साल कक्षा 1 और 2, लेकिन कोई परीक्षा नहीं होगी। फिर 3 साल ये आपका 3, 4, 5 इसमें परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें आपका एक मातृभाषा पढ़ना पड़ेगा। फिर ये 3 साल क्या है, एक भारतीय भाषा आप पढ़िए, और इसमें 6, 7, 8 में पढ़िए, यहाँ पर कंप्यूटर, वोकेशनल तकनीकी, ये सब चीज़ सिखाई जाएंगी। फिर ये 4 साल 9, 10, 11, 12 इसमें आप सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी। साथ ही साथ किसी भी स्ट्रीम का इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को इसमें ले दे के पढ़ सकते हो, और एक विदेशी भाषा पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका हो गया 10 + 2 तक का जो सिनेरियो है जिसमें परिवर्तन हुआ। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे क्या अंतर आ रहा है। देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया, और ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा कुछ बटेगा नहीं कि BA, BSc, BCom, ये कुछ नहीं, ठीक है। 4 साल का ग्रेजुएशन है। अब उसको देखो किस तरीके से आगे कैरी करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन शुरू करते हो, आपका इस सिनेरियो के बाद आप यहाँ से ग्रेजुएशन शुरू करते हो और 1 साल पढ़ के और आप अपना पढ़ाई रोक देते हो, तो आपको जो डिग्री मिलेगी, डिग्री तो नहीं मिलेगी, जो आपको मिलेगा, जो रिजल्ट के तौर पे मिलेगा, उसको कहेंगे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, या सर्टिफिकेट जो आपका ग्रेजुएशन का मिल रहा है, ठीक है, उसके कहेंगे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। कब? जब 1 साल की पढ़ाई आप पढ़ के छोड़ देते हो। अगर 2 साल पूरा करते हो तो उसको कहेंगे डिप्लोमा ग्रेजुएशन, ठीक है, ये आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन हो गया। इसी प्रकार से 3 साल जब पढ़ के आप पूरा कर लोगे तो आपका डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री मिल जाएगी। 4 साल अगर पूरा पढ़ते हो तो आपका ग्रेजुएशन रिसर्च ये कंप्लीट होगा। इनमें से आप कहीं भी अगर पढ़ाई छोड़ते हो, जैसे आपने 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद आपने छोड़ दिया किसी कारणवश, ठीक है, उसके बाद अगर आप कितने भी समय बाद अगर आके फिर से पढ़ना चाहते हो, तो अभी का तो ये सिस्टम है कि अगर आपने सेकेंड ईयर पढ़ाई छोड़ दी तो आप अगर 4 साल बाद पढ़ने शुरू कर रहे हो तो आपको फिर से शुरू से पढ़ने पड़ेगा। लेकिन इस सिस्टम में जो ये इस नीति में बात कही गई है, अगर आप री एंट्री लेते हो तो जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से आप अपना कैरी कर सकते हो, वहीं से आगे बढ़ सकते हो। जैसे 2 साल में आपने छोड़ा था, तो अब अगर आप फिर री एंट्री करोगे तो तीसरे साल से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये आपका ग्रेजुएशन के बारे में रहा। संभवतः आप समझ पा रहे होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में देखिए, एक्सक्यूज मी, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में देखिए तो ये 1 या 2 साल के, अब ये 1 और 2 साल का क्या मतलब है। अगर आपने ये 4 साल पूरा पढ़ा है, ये ग्रेजुएशन में 4 साल आपने पूरा यहाँ रिसर्च तक किया है, तो आपको सिर्फ 1 साल करना पड़ेगा और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ले देखिए पूरा 5 साल का। लेकिन अगर आपने यहाँ तक छोड़ दिया है, डिग्री तक ही करके छोड़ दिया, तो आपको 2 साल करना पड़ेगा। मतलब ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन ये पूरा मिला के आपको 5 साल की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका ग्रेजुएशन वाला फंडा हो गया। संभवतः आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे की भी कुछ बातें देख लेते हैं हम लोग। चलिए इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। एक तथ्य जो इंपॉर्टेंट ये है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर GDP के 6% को करना है, और ये काम राज्य और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। कि आपको शिक्षा में जो आपका निवेश करना है, जो शिक्षा जो होना चाहिए, जो शिक्षा क्षेत्र में आपका इनपुट होना चाहिए, वो GDP का तकरीबन 6%। बड़ी बात है, अगर GDP का 6% हो, बड़ी अच्छी बात है, इतना होना भी चाहिए शिक्षा के लिए। अभी अगर देखा जाए तो लगभग 3% के करीब शिक्षा पे खर्च किया जाता है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो GDP का 6% तक है।
अगली बात जो है इसमें कि विदेशी यूनिवर्सिटी के ब्रांचेज खोले जा सके हैं, जैसे आप कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ये सब अपने ब्रांचेज भारत में आके खोल सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ टॉप 50 जो आपकी यूनिवर्सिटी है, विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटी है, वही आके यहाँ पे अपनी ब्रांचेज खोल सकती है। ठीक है, इस तरीके की बात एक बार मनमोहन सिंह जी ने भी की थी, लेकिन बाद में वो अप्लाई नहीं हो पाई थी कुछ कारणोंवश, उसको छोड़िए, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगली बात देखिए, जो वोकेशनल इसमें है, वोकेशनल मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे आपको किसी पावर प्लांट का दिखाया जाए, किसी फैक्ट्री में ले जाके उसके बारे में समझाया जाए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आटे के एक कंपनी, मान लीजिए आशीर्वाद आटा है, तो वहाँ पे कैसे प्रोसेसिंग होता है, तो आपको एक वोकेशनल लर्निंग की भी इसमें चीज़ें दिखाई जाएंगी कि कैसे आपका कोई एक व्यवसाय चलता है, कोई एक प्रोसेस कैसे किया जाता है। अगली बात जो इसमें है कि स्कूल फीस, जो भी आपके इसमें प्राइवेट स्कूल है उनकी भी अधिकतम जो फीस की सीमा है उसको भी सरकार निर्धारित करेगी कि उससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते हैं। जैसे आप MRP समझते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी तरीके से रहेगा, आप उससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। अगली जो बात है रिजल्ट, इसमें देखिए एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको कि आपको जो इसमें रिजल्ट होगा, रिजल्ट कई तरीके से बनेगा, मतलब आपका कई फैक्टर पे डिसाइड होगा। पहले तो आपके एग्जाम में जो लिखित में मार्क्स आ रहे हैं वो तो आपका मैटर करेगा ही करेगा, प्लस आप स्वयं से आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप अपने आप में कितने कॉन्फिडेंट हैं, कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो आपने समझी हैं, उसमें आपको कितने अंक मिलने चाहिए, या आप उसमें कितने पारंगत हो। ठीक है, तो आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपके रिजल्ट पे इफेक्ट डालेगा। साथ ही साथ मित्र जो आपके क्लासमेट हैं वो भी आपको नंबर देंगे। ये जो क्लासमेट नंबर देंगे, यह प्रक्रिया एक प्रकार से आप समझ सकते हैं इसलिए चलाई गई, जिससे कि अगर भाई होगा ना कि ये हमें भी, ये हमारे दोस्त भी हमें नंबर देगा, तो बच्चे आपस में एक दूसरे में सहभागिता और अच्छी एक हेल्दी आपका रिलेशन डेवलप कर पाए, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव ना रहे। क्यों भाई, कि सोच रहेगी ना कि ये भी मुझे नंबर देगा, मैं भी इसे नंबर दूंगा, तो एक दूसरे में आपके मित्रता की भावना अच्छे से जगेगी और एक अच्छे तरीके से वो एकजुटता और इंटीग्रिटी के साथ रहेंगे। अगला बात, अध्यापक तो मार्क्स देगा ही पर्सनल रूप पे कि ये स्टूडेंट क्लास में इसकी एक्टिविटी कैसी रहती है, पढ़ने में कैसा है, तमाम चीज़ें, तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट बनेगा। अगली बात देखी जाए, इस जो नीति में और बात कही गई है, एक बात कही गई है कि 100% युवा और वयस्क साक्षरता हमें प्राप्त करना है। कितना? 100%। किसका? युवा और वयस्क साक्षरता। तो अच्छी बात है, ये भी एक लक्ष्य के रूप में है। अगली बात देखी जाए, जो ये पूरी नीति है यह आपके 2030 के सतत विकास जो लक्ष्य है, हमारा जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उससे जुड़ी हुई ये नीति है। अगली बात देखा जाए कि विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को फिर मेन स्ट्रीम में लाना है, फिर उनको पढ़ने लिखने वाले क्षेत्र में लाना है कि वो उनका फिर से मन लगे मेन स्ट्रीम में और वो पढ़ाई लिखाई कर सके। अगली बात इसमें लिखी हुई है, विद्यालयों के साथ काउंसलर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना। जो आपके काउंसलर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनका कोलैबोरेशन विद्यालय के साथ किया जाएगा, जिससे एक स्टूडेंट समग्र रूप से उसका विकास हो चुके और वह स्टूडेंट अपने आप को समझ पाए कि मेरा खुद की रुचि किस क्षेत्र में है। अगली बात देखा जाए तो वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में ग्रॉस जो आपका इनरोलमेंट रेशियो है, मतलब आप ऐसे समझिए जो वोकेशनल शिक्षा है और साथ ही साथ हायर एजुकेशन, इसमें अभी जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है वो 2018 के आंकड़ों के हिसाब से 26.3% है, उसको बढ़ाकर 2035 तक 5% तक पहुंचाना है। अब ये परीक्षा पूछा जा सकता है, 2018 में तकरीबन 26.3 थी और 2035 तक कितना करना है? 5%। तो ये याद रखना, 2035 तक 5% तक पहुंचाना। क्या? वोकेशनल शिक्षा और उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगली बात देखी जाए तो उच्च शिक्षा संस्थानों में मतलब आपका 3.5 करोड़ नई सिटी जोड़ने का भी प्रावधान इस नीति में की गई है। और साथ ही साथ पाली, फारसी, प्राकृत, ये आपकी जो भाषाएं हैं, ये आपके रीजनल लैंग्वेज है, पाली, फारसी और प्राकृत भाषा के कुछ राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की भी जिक्र किया गया है इस नई शिक्षा नीति 2020 में। तो इस वीडियो में मैंने नई शिक्षा नीति के बारे में लगभग जो बातें आप सबको समझ नहीं आ रही थी और जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, उसका एक समराइज तरीके से एक सरल रूप में बताने की कोशिश की है। अभी भी बेशक कुछ बातें ऐसे होंगी जो आपके मन में होंगी, जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और आप उसको अगर जो भी न समझ में आए उसको आप कमेंट में पूछिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा।
साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, फैमिली ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि सबको नई शिक्षा नीति के बारे में पता होना चाहिए। एज ए गार्जियन, एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।